गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ये ई 206 के फर्स्ट चैप्टर का 1.3 टॉपिक है, इसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। डीसी जनरेटर एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इन सर्विस आर एसी machines, but DC machines have some very special advantage over AC machine, like it provides a fine control over speed regulation. Such an advantage is not claimed by any AC motor. Similarly, DC generators are not commonly used because nowadays when DC required, it is easier to obtain from an AC supply by solid state rectifier. Study of DC generator is important because it represents a logical behavior of DC motor. To understand principle of DC generator, a knowledge of principle of Faraday's law of electromagnetic induction and Fleming's right hand rule are mandatory requisites. दरअसल जो इंडस्ट्री में या हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं उनमें अधिकतर जो मशीन हैं वो एसी मशीन्स हैं। लेकिन डीसी मशीन के कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जो किसी भी एसी मशीन में वो देखने को नहीं मिलते, जैसे कि इनका स्पीड रेगुलेशन, स्पीड का वेरिएशन बहुत अच्छा है, हाई टॉर्क, इनका टॉर्क अच्छा होता है, एंड फास्ट रिवर्सल, ये तुरंत ही फॉरवर्ड से रिवर्स मोशन में घूम जाती हैं। इनके कम उपयोग का एक कारण इन दिनों ये भी हो गया है कि डीसी मशीन के लिए या डीसी जनरेटर से डीसी वोल्टेज बनाने के लिए हम डीसी जनरेटर इस्तेमाल ना करके एसी जो सप्लाई है उसमें हम सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर, जो कि साइज में भी छोटे होते हैं और उनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए इन दिनों पावर जनरेशन के लिए डीसी जनरेटर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। लेकिन डीसी जनरेटर का अध्ययन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि ये हमें डीसी मोटर के बिहेवियर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। डीसी जनरेटर का सिद्धांत मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर निर्भर करता है, उन्हीं पर ही आधारित है, जिन्हें हम फैराडेज के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तथा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप चित्र में देख सकते हैं कि चित्र में एक कुंडली दिखाई गई है जिसके अंदर जिसको एक वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होता है, इसलिए टर्मिनल ए और बी एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड आप समझ सकते हैं, और एक दूसरा मैग्नेट है पास में जिसकी पोलैरिटी को नॉर्थ और साउथ से दिखाया गया है। प्रथम फिगर में आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है उसका मोशन दिखाया गया है और कुंडली को स्थिर रखा गया है। इसी के नीचे वाले भाग में आप देखेंगे कि चुंबक को स्थिर दिखाया गया है और कुंडली का मूवमेंट में दिखाया गया है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो सिद्धांत हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति दी जाए तो उसके स्रोत पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही चित्र में जब हम कुंडली को या चुंबक को गति देंगे तो इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन पैदा होगा, और रिलेटिव मोशन की वजह से जो वोल्टमीटर आपने लगाया उसमें एक वोल्टेज इंडिकेशन आएगा। ये वोल्टेज की पोलैरिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है, या अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है, EMF जनरेटेड इन द कॉइल विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जो वोल्टेज कुंडली में पैदा होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके अंदर जो फ्लक्स लिंकेज है, यानी चुंबक से कुंडली तक पहुंचने वाला जो फ्लक्स है उसकी मात्रा कितनी है। तो इस प्रकार से एक वोल्टेज पैदा किया जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम डीसी जनरेटर सिद्धांत को प्रतिपादित करेंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक चुंबक N और S दिखाए गए हैं। ये चुंबक N और S के एक एक पोल दिखाए गए हैं।
कोई भी चुंबक हो उसमें दोनों पोल एक साथ होते हैं। ये केवल समझाने के लिए एन और एस दिखाए गए हैं। यदि आप इसको वैसे समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक सी शेप की मैग्नेट है जिसके दो एंड हैं, एक पर एन दिखा दिया गया है और एक बार एस दिखा दिया गया है। तो 3D को 2D में दिखाने के लिए और फिगर को सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग दिखाया गया है। वास्तव में ये नॉर्थ और के साइड में साउथ है और साउथ के साइड में नॉर्थ है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए एक कंप्लीट मैग्नेट है। इसके मध्य में कुंडली लगाई गई है जिसे ब्लैक और रेड वायर से दिखाया गया है। कुंडली के दोनों सिरे एक लाल रंग के रिंग पर जुड़े हुए हैं जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। और चूंकि ये एक ही कुंडली है तो कुंडली के दोनों हिस्सों को कम्यूटेटर की जो गोल रिंग है उसको एक ब्लैक लाइनिंग के द्वारा, ये ब्लैक लाइनिंग माइका इंसुलेटर है जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में समझाया था। इनके द्वारा दोनों हिस्सों को अलग अलग किया गया है और कम्यूटेटर के ऊपर ब्लैक कलर से दो कार्बन ब्रूसेस दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि हम कुंडली को किस दिशा में घुमा रहे हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ तक जाती हैं। तो इसलिए अभी चूंकि एयर गैप है नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो चुंबकीय बल रेखाओं को नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ दिखाया गया है। तो जैसा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, आप देखेंगे कि जब फ्लक्स नॉर्थ से साउथ जा रहा है और किसी प्राइम मूवर की सहायता से या किसी अन्य माध्यम से कुंडली को घुमाया जाता है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा और इस प्रकार का विभवांतर जो उत्पन्न होगा ये हमेशा प्रत्यावर्ती नेचर का होगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में एक प्रत्यावर्ती धारा का चित्र दिखाया गया है। इसलिए डीसी जो जनरेटर है या डीसी मशीन है, उसके आर्मेचर में जो भी वोल्टेज पैदा होती है वो हमेशा एसी नेचर की होती है। ये आपको याद रखना चाहिए कि आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज पैदा होती है वो एसी नेचर की होती है, इसलिए हम उसे रोटर ना कह के आर्मेचर कहते हैं। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा आर्मेचर के अंदर उपलब्ध हुई है ये हमारे डीसी जनरेटर के सिद्धांत के नाम के अनुरूप नहीं है, तो इसे हमें किसी माध्यम के द्वारा इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक समस्या और आएगी, चूंकि कुंडली घूम रही है तो हमें घूमने वाले पार्ट को, जो हमारा लोड वाला पार्ट है जो ब्लैक लाइनिंग से दिखाया गया है, इसमें लोड लगाया जा सकता है, ये स्थिर पार्ट है, तो एक ऐसा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जो घूमने वाले हिस्से को स्थिर हिस्से के साथ जोड़ सके और जो आर्मेचर में एसी पैदा हुई है उसको डीसी में कन्वर्ट कर सके। तो ये काम कम्यूटेटर एवं ब्रूस द्वारा किया जाता है, जिसमें कम्यूटेटर घूमता रहता है और ब्रूसेस स्थिर रहते हैं। अब ये जो जनरेटर हमने बनाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुंडली में जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा है तो इसमें डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आप इस चित्र में देखेंगे कि फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का एक चित्र बनाया गया है। इसमें राइट हैंड दिखाया गया है, राइट हैंड की 3 उंगलियां जिसमें अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा है, थंब है, इंडिकेटिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है। इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री पर लगाया गया है और अन्य 2 जो हमारी उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, उनको फोल्ड किया गया है। तो 3 उंगलियां दिखाई गई हैं जिनमें जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है, जिसमें थंब को मोशन को थंब के द्वारा दर्शाया जाता है और जो तर्जनी है या इंडिकेटिंग फिगर है इसके द्वारा बल रेखाओं की दिशा या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया जाता है। तो हमें जो मध्यमा है या मिडिल फिंगर है वो ये बताती है कि कुंडली में धारा की दिशा क्या रहेगी। तो हम इससे पहले वाले फिगर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल निकाल के ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो कुंडली है उसमें धारा की दिशा क्या रहेगी। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, इफ द राइट हैंड इज हेल्ड विद द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ आपको 90 डिग्री पर रखना है एज ऑन इन फिगर, द थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन
मोशन थंब के द्वारा दर्शाया गया है। मोशन ऑफ कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। द इंडिकेटिंग फिंगर इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। Then the middle finger represents the direction of induced or generated voltage within the conductor. मिडिल फिंगर के द्वारा आप जो जनरेट करंट है उसका डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपके पाम से आउटवर्ड ऑफ फिंगर रहेगा, ये आप ध्यान रखें। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को इस चित्र के द्वारा ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल से यदि मैं अपने राइट हैंड को इस प्रकार से संयोजित करूं कि मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दिखाए इस फिगर में और मेरी इंडिकेटिंग फिंगर फ्लक्स को दिखाएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो जो मेरी मिडिल फिंगर है वो धारा की दिशा को बताएगी। तो आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो धारा की दिशा है वो ए बी चालक में ए टू बी है, जबकि सी डी चालक में ये सी टू डी है। दोनों में धारा की दिशा विपरीत होने का कारण ये है कि ए बी चालक नॉर्थ पोल के संपर्क में है, जबकि सी डी चालक साउथ पोल के प्रभाव में है। इसलिए चूंकि दोनों की पोलरिटी अलग अलग है, नॉर्थ और साउथ पोल की पोलरिटी अलग अलग है, इसलिए दोनों की धारा की दिशा अलग अलग रहेगी। चूंकि कुंडली एक सीरीज सर्किट बना हुआ है दो चालक से, इसलिए इनकी वोल्टेज दोनों कंडक्टर का योग रहेगी। तो जो कुंडली के जो धारा के जो लूप है कुंडली में, वो धारा की दिशा ये रहेगी ए से बी, सी डी, फिर पी और लोड के थ्रू वापस क्यू तक पहुंच रही है। हमें ज्ञात है कि इसमें ब्रूसेस फिक्स हैं और कम्यूटेटर लगातार घूम रहा है। 180 डिग्री के बाद आप देखेंगे कि जो चालक डी है, जो चालक सी और डी है वो अब साउथ पोल के बजाय नॉर्थ पोल के प्रभाव में आ जाता है, और जो चालक ए और बी है तो वो नॉर्थ पोल के बजाय साउथ पोल के प्रभाव में आ जाता है। इस कारण से आप देखेंगे कि दोनों चालकों में धारा की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जैसे हम 180 डिग्री पे शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इस परिस्थिति में अब जो करंट जाएगा वो डी से सी की ओर और दूसरे चालक में बी से ए की ओर आएगा, और कम्यूटेटर ब्रूस के द्वारा ये वापस पी से क्यू की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि कुंडली जब लगातार घूम रही है तो उसके स्रोत पर जो अंदर विभवांतर प्रत्यावर्ती धारा के रूप में था, कम्यूटेटर और ब्रूस के द्वारा उसको दिश धारा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आप पाएंगे कि दोनों ही परिस्थिति में लोड में जो धारा की दिशा है वो पी से क्यू की ओर है। कम्यूटेटर को के बीच में जो चालक हैं, कुंडली के चालक हैं, उनके बीच में माइका इंसुलेशन लगाया जाता है जिससे कि वो आपस में शॉर्ट ना हो। तो कम्यूटेटर और ब्रूस डीसी जनरेटर का एक मुख्य पार्ट है। एक जब हम इसे एसी इनपुट देते हैं जनरेटर के केस में, तो कम्यूटेटर ब्रूस हमें आउटपुट के रूप में डीसी आउटपुट देते हैं, तथा जो आर्मेचर घूम रहा है उसको लोड के स्टैटिक पार्ट्स के साथ जोड़ के रखते हैं। डीसी मोटर के केस में जब हम डीसी इनपुट देते हैं तो कम्यूटेटर और ब्रूस उसको आर्मेचर के अंदर एसी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको मैकेनिकल इन्वर्टर या मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया है, कम्यूटेटर एंड ब्रूस प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को उत्पादन करते हैं, जबकि कम्यूटेटर एंड ब्रूस जनरेटर के केस में यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज या डीसी वोल्टेज को एज ए आउटपुट देते हैं। ये प्रक्रिया कम्यूटेटर ब्रूस द्वारा यह प्रक्रिया कम्यूटेशन कहलाती है। थैंक यू।